हमारे साथ मार्केट ट्रेंड पर बातचीत करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिस तरीके से वापस अपना एक नेगेटिविटी दिखा रही हैं, क्या डिफेंस में वापस मौके बन रहे हैं? क्योंकि ये एक सेक्टर रहा है जिसमें काफ़ी पैसा बना है। थोड़ा सा हम ब्रॉडर मार्केट की आज बात पहले कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा मौके बनेंगे? अनुज, नियर टर्म में क्योंकि वापस एक एस्केलेशन हुआ है, थोड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट ऑलरेडी काफी रन अप आया है। अगर आप देखें फरवरी मार्च के लोज से 40-50% का मूव है बहुत सारे स्टॉक्स में। चाहे सोलार इंडस्ट्रीज देख लीजिए, जैन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, 1100 से लगभग 2000 के आसपास है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी 300 के लेवल पे से लगभग लगभग 400 के लेवल पे है। तो बहुत सारी और जो अच्छी न्यूज है, ऑर्डर बुक है, कुछ हद तक प्राइस में है। बट ये बार बार मैं बोलता रहा हूँ कि डिफेंस एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडिया की लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब भी अच्छे मौके मिले आपको डिप्स के, तो उसमें ऐड करते रहिए। अभी दो बड़े नियर टर्म डेवलपमेंट भी है अनुज। एक तो जो इमरजेंसी परचेज गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी है 40,000 करोड़ की, वो नोटिफाई होगी कि कहाँ कहाँ वो 40,000 करोड़ स्पेंड होगा। दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुशा, जो कि आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए और आपके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। वो भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें स्पेशली जो हमारा एयर डिफेंस है, ड्रोन डिटरेंस है, उसको हेल्प मिलने वाली है। तो उसमें आपका जेन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कई सारे नाम है। आपको वैल्यू चेन पूरा मैप करना पड़ेगा। बट नियर टर्म के लिए वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। अगर आप साल भर के लिए या मोमेंटम चेस करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी जरूरत है। सही बात है। डिफेंस स्टॉक्स की आज की कहानी नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो काफ़ी लंबे समय से तूल पकड़े हुए हैं, और आपने और आपके बाद जो आने वाले चतुर्वेदी साहब ने काफ़ी बार वकालत कर रखी है। उसका एक एग्जाम्पल है सोलर, जो आप काफ़ी समय से मेंशन कर रहे हो। जरा सोलर इंडस्ट्रीज का 6 महीने 1 साल का चार्ट उठाना है आप। वो भाई साहब 10,000 वाला कब देखते देखते 17,000 पहुंच गया, पलक झपकते हुए। रुक ही नहीं रहा है वो। गुरमीत, वो ट्रेड्स ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं, फंडामेंटल रैशनल आप कई बार दे चुके हो। अब ये बताओ, दूसरा पार्ट जो आपके साथ सुनता आया है सीएनबीसी आवाज पे, इवन गुरुकुल में जुड़े थे, जो समझते थे समीकरण सारे, एंटर करे हुए हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल उतरना कब है? आप जैसे एडवाइजर्स, आप जैसे बाजार के जाने माने महारथी लोग, आप लोग क्या देखोगे जब रिटर्न रेशियोज कूल ऑफ होना शुरू होंगे, या सेक्टर के टेलविंड ठंडे पड़ रहे हो? सेक्टर के टेलविंड तो खैर ठंडे पड़ते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक पे फिर कॉल कैसे लूंगा? कब उतरना है मुझे? आप क्या वॉच करोगे? कब वो ब्रेक प्रेस करोगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आशीष। तो दो दो ट्रिगर होते हैं आशीष। एक होता है जैसे आपने बोला साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलार के केस में डिफेंस की बुक अब जाके 20% हुई है ओवरऑल बुक के। वो मेनली तो अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं, बल्क एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं। सबसे बड़ा कस्टमर उनका कोल इंडिया है। तो एक तो इंडस्ट्री प्ले है कि पावर डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल रिवाइवल है। तो एक तो इकोनॉमिक प्ले जिसे आप बोल सकते हो, जिसे आप बल्क एक्सप्लोजिव्स में, कैपिटल गुड्स वाली साइड में आप डाल सकते हो। दूसरा डिफेंस पिक्चर है, जहां पे इनोवेशन हो रहा है। कल उन्होंने एक और अपना सक्सेसफुली टेस्ट किया वेपन, जो आपका वीटीओएल बोलते हैं, वर्टिकली अगर ड्रोन को अगर आपको ऊपर ले जाना है और लैंड कराना है, जो कि हमने मूवीज में देखा होगा, वो सक्सेसफुली टेस्ट हुए। वीटीओएल बोलते हैं टेक्नोलॉजी को, लॉइटरिंग एम्यूनिशन के लिए। वो यूएवी लंबा समय तक रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज में, जैसे सोलार में, डिफेंस बुक 40-50% हो सकती है अगले 4-5 साल में, जिसका मतलब है ब्लेंडेड मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो हो सकता है नियर टर्म में, क्योंकि स्टॉक काफी तेज रन अप किया है, कंसोलिडेट करे, स्ट्रेच करे। बट अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो बने रहिए। थोड़ा सा कंसंट्रेशन मैनेज करिए। हम क्या लेना है इस पे बहुत डिस्कस करते हैं, कितना लेना है इस पे बहुत कम डिस्कशन करते हैं, और ये बहुत बड़ा पार्ट है वेल्थ क्रिएशन का। तो अगर आपने, जैसे हमारे पास सोलार 3 डिजिट में था, आज 5 डिजिट है। तो अगर पोर्टफोलियो का हमारे एक केस में 10-12% से ऊपर चला गया था, तो हमने थोड़ा सा ट्रिम किया, उसको रैशनलाइज किया। सिमिलरली इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में भी अगर कंसंट्रेशन स्टॉक का बहुत बढ़ रहा है और वो बहुत हाई वैल्यूएशन मल्टीपल पे है, तो आप ट्रिम करिए अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छा है। आप एग्जिट करिए अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, 150-200 पी हो गया है, या मान लीजिए 40-50 टाइम्स ईवी एबिटा हो गया है। तो ट्रिम करना अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और एग्जिट करना अगर आपको लगता है गुड न्यूज प्राइस में है, इस हिसाब से कॉल लेना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एक इस पूरी वॉर ने जो वापस एक समीकरण बदल दिए हैं, क्रूड ऑयल। अब इसमें काफ़ी मूविंग पीसेस हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, लेकिन यहाँ पर हायर लेवल पर विंडफॉल टैक्स की तलवार रहती है हमेशा। एचपीबीपी, आईओसी, यहाँ पर
काफ़ी समय से अच्छे मार्जिन बन रहे हैं, लेकिन अब वापस क्रूड में बॉयल आ गया। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट है, इंटरग्लोब है। इस पूरी स्पेस को अब आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर क्या आपके टॉप आइडियाज़ होंगे? तो अनुज, हमने हमेशा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अवॉइड किया है, क्योंकि जहां प्राइसिंग आपके हाथ में नहीं है। जब क्रूड गिर रहा था तब भी प्राइसेस नहीं बढ़े थे, तो ऐसा लग रहा था मार्जिन बढ़ेगा, बट गवर्नमेंट ने बीच में ड्यूटी बढ़ा दी थी। अभी क्रूड बढ़ेगा तब भी कोई, मुझे लगता नहीं है कि $5-10 प्राइस हाइक से कुछ रिटेल प्राइस में चेंज होने वाला है। तो जहां प्राइसिंग आपके हाथ में नहीं है वहां पे लंबा पोजीशन लेना बनता नहीं है। हाँ, अगर शार्प करेक्शन आता है जैसे आज आ रहा है, आप टैक्टिकल ट्रेड ले सकते हैं। मैंने देखा है कि जब शार्प करेक्शन आता है ओएमसीज में, तो एक अच्छा टैक्टिकल बाउंस देता है आपका। तो आपका जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसमें आप अगर ऐड कर सकते हैं, अगर 1-2 दिन और वीकनेस रहे। ऑयल डेरिवेटिव्स में भी हम पेंट्स को लेके नेगेटिव रहे हैं काफी समय से, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, क्योंकि जब भी कोई नया डिसरप्टर आता है वो मार्जिन, बिरला ओपस अगर आप देखें तो 4-5% मार्केट शेयर, जो इंडस्ट्री डेटा है वो बता रहा है, ले रहा है, उसका मार्जिन पे भी इम्पैक्ट है। तो हमने देखा एशियन पेंट्स 1 साल से 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा है। एक स्पेस जो मुझे अच्छी लगती है वो एयरलाइन स्पेस है, क्योंकि ये टेम्पररी है। जो अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हुआ है कल, प्लस अब ये क्रूड में जो हुआ है, बट जो इंडिया का ट्रैवल स्टोरी है, कंजम्पशन बास्केट है, ये बहुत स्ट्रक्चरल है। बहुत नए ट्रैवलर्स आएंगे, एग्जिस्टिंग ट्रैवलर्स अप द लैडर जा रहे हैं, और ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। तो मैं बायर होऊंगा एविएशन स्टॉक्स में, और बाकी स्पेसेस को अनुज में अवॉइड करूँ। एविएशन स्टॉक्स में से मेरे को लगता है वो कहना चाहते होंगे स्टॉक में, पर ठीक है, जेनरिक करेंगे क्योंकि स्टॉक की बात नहीं कर रहे होंगे, है ना? ऐसा होगा ना गुरमीत? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरग्लोब की बात कर रहा हूँ आशीष। अरे मैं आपके पिछले आंसर पे रुका हुआ था, अब वो जहन में घूम रहा है, तो मैंने कहा उसको फॉलो अप में ले लिया जाए। क्या लेना है, कितना लेना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आज गुरमीत को मैं 100 रुपये देता हूं, आप उसे आइडियली, आपका आइडियल एलोकेशन क्या है? इक्विटीज, डेट और इवन वो प्रेशियस मेटल्स, कैसे एलोकेट करोगे? रिस्क प्रोफाइल छोड़ देते हैं। तो आशीष, हमने चर्चा करी थी गुरुकुल के समय भी, कि मैंने बार बार बोला है कि ये साल बैलेंस्ड एलोकेशन का है। आपको बॉन्ड और कमोडिटीज में भी अच्छा पैसा बनेगा, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो आरबीआई ने किया है पिछले हफ्ते रेट कट से और सीआरआर कट से, मैंने कैश रिजर्व रेशियो को 3% पे तो नहीं देखा, 4 के नीचे देखा ही नहीं अपने। हो सकता है मेरी मेमोरी अगर हो रही हो, मैंने नहीं देखा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जहां इंडिया एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है कि हम अपना बैंकिंग सिस्टम अब ये देख के कि डॉलर इंडेक्स कहाँ है, यील्ड कहाँ है, 10 ईयर यूएस की नहीं चलाएंगे, डोमेस्टिक की ग्रोथ फोकस और इन्फ्लेशन डायनेमिक्स को देख के चलाएंगे। और फ्रंट लोड किया है इसको, और इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। और मैंने बहुत समय बाद 10 ईयर यूएस बॉन्ड और 10 वो निकल इंडियन गया वो। बॉन्ड 2% का कैप देखा है। तो मुझे लगता है कि जो बॉन्ड्स हैं उसमें, लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स में थोड़ा एक्सपोजर रहना चाहिए। तो मैं कहूंगा 70 इक्विटी, 20 लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स और 10% गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए। चलिए, मीन वाइल वो विजुअल्स जो आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, उनमें से एक वो जो सर्वाइवर, लोन सर्वाइवर 11 से कोई सीट, हाँ, हो वो उसके सर्वाइवर जो है उनसे बातचीत हो रही थी। तो वो इस समय आपको आई थिंक ये पीछे गुजरात के सीएमजी भी हैं, तो ये गुरमीत, आप जब बोल रहे थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि वहाँ चलते हैं, इसलिए आपको शायद ऑडियो लीक हुआ होगा। वो क्योंकि तभी वो लोन सर्वाइवर, बिल्कुल लोन सर्वाइवर उस फ्लाइट में से हाँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मीन वाइल आईटी स्टॉक्स में अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, वो थोड़ा मार्केट को भी पुल कर रही है। इस समय आप देखिए निफ्टी आईटी, जरा एक बार यहाँ पर मूव आपको अच्छे दिखाई देंगे, और ख़ासतौर से मिड कैप आईटी। गुरमीत, काफ़ी अच्छे मूव्स देखे हैं हमने मिड कैप आईटी में। ओरेकल हुआ, एम्फेसिस हुआ, एलटीआई माइंट्री हुआ, कोफोज डे हाई पर आया। कोई पिक है आपकी यहाँ पर? तो अनुज, 2-3 स्टॉक्स ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है मिड कैप आईटी में। कोफोर्ज ने किया है, परसिस्टेंट ने किया है, क्लियर आउट परफॉर्मेंस रहा है। बट वैल्यूएशंस, स्पेशली जो अभी यूएस इकोनॉमी में हो रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड है। हालांकि मैं परसिस्टेंट और कोफोर्ज को खाली आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं मानता हूँ। उनका रेवेन्यू मिक्स बहुत डाइवर्सिफाइड है, आईपी रिलेटेड प्लेस भी अच्छे हैं। मैं आईटी पे अभी थोड़ा अनुज अंडरवेट रहूंगा। हमारे पोर्टफोलियो में एचसीएल टेक है,
और थोड़ा एक्सपोजर केपीआईटी में है। बट अगर आप इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ओवरऑल आईटी एक्सपोजर 4-5% से ऊपर नहीं है। मैं देखना चाहूंगा थोड़ा एनवायरनमेंट इंप्रूव हो यूएस में, यूरोप में एनवायरनमेंट इंप्रूव हो। केपीआईटी ज्यादातर ऑटो प्ले है, मतलब जिसे हम टेक विद इन ऑटो बोलते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्ले है। तो हम आईटी पे थोड़ा सा न्यूट्रल है और अंडरवेट है। बट जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी आएगी ग्लोबली, बट एक बात मैं मानता हूँ कि अंडर ओन्ड है ये सेक्टर। ये और एक केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है कि जब भी टर्न अराउंड होगा आपको अपसाइड बहुत अच्छा मिलेगा। तो केमिकल्स में हमने थोड़ा सा डिप करना शुरू किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ओनरशिप बहुत कम है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। आईटी और केमिकल में फर्क ये है कि वहाँ इकोनॉमिक आउटलुक भी अनसर्टेन है, केमिकल में वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए। तो जब भी अपसाइड होगा तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले है, हम आगे जाके इसमें थोड़ा पोजीशन बढ़ाएंगे। अरे आपके लिए तो क्या लार्ज कैप क्या मिड कैप, आप लोग तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव स्टडी सब करते होगे। जेनरिक आंसर, क्या ये आरबीआई की जो बूस्टर मेगा इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग पॉलिसी फ्राइडे को आई थी उसके बाद कुछ बदला है क्या आपने? क्या ऐसा है कि लार्ज कैप्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है, ये इस समय हो रहा है क्या? आप लोग अगर नया पैसा डाल रहे हो, ज्यादा कन्विक्शन हमेशा ही रहेगा, ज्यादा कन्विक्शन लार्ज कैप्स में, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मिड कैप से ज्यादा बेहतर हम लार्ज कैप्स को इस समय मान के चल रहे हैं। कुछ बदला क्या? नहीं, आरबीआई पॉलिसी की बात नहीं बदला है आशीष, थोड़ा सा वैल्यूएशन मैट्रिक्स चेंज हुए हैं, क्योंकि स्मॉल मिड कैप में बहुत तेजी आई एकदम से मई में स्पेशली। तो बहुत 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 जगह स्टॉक्स 30-40% चल गए कुछ हफ्तों में। अगर आप देखिए कैपिटल मार्केट प्ले, आप देखिए सीडीएसएल देखिए या बीएससी देखिए या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखिए, बहुत शार्प अपसाइड आया। जब एक्टिविटी डाउन हुई थी तब भी आया था। ये बहुत बीटा प्ले है विद इन फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे हम अब थोड़ा केयरफुल है और ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो प्ले है वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाता है। आप 60-70 का मल्टीपल देके अगर एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज लेंगे तो नियर टर्म में डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। तो वहां थोड़ा हम अंडरवेट होकर बैंक्स में जाता आ गए, क्योंकि बैंक्स में वैल्यूएशंस जो है रीजनेबल थे। लेकिन केमिकल्स में हमने स्मॉल कंपनीज भी उठाया है। तो एक कंपनी है जैसे जेजी केमिकल्स, जिंक डाइऑक्साइड में और जिंक रिसाइक्लिंग में है, अर्ली मिड टीन पी मल्टीपल पे है, 160 करोड़ का कैश है। तो वहां पे हमने थोड़ा सा स्मॉल मिड कैप उठाया है। वाटर ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे, वहां पे स्मॉल मिड कैप कंपनीज रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, तो वहां पे उठाया। तो फोकस वैल्यूएशंस पे और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पे है, लार्ज मिड कैप पे इतना नहीं है। हाँ, रिलेटिव अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में सेफर ज्यादा लग रही है। अगर आप देखिए रेट कट के बाद से आईसीआईसीआई बैंक नीचे है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है बैंक निफ्टी का, तो आप डेफिनेटली ऐड करेंगे। फेडरल बैंक आपको एक बुक वैल्यू पे मिलेगा तो आप डेफिनेटली ऐड करेंगे। आईटीसी आपको 15-16 के पी मल्टीपल पे मिलेगा, और क्योंकि बैड ग्रुप बेच रहा है, स्टेक सप्लाई प्रेशर है, तो आप ऐड करेंगे 410, 15, 20 रुपए के लेवल पे। तो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी और वैल्यूएशन है, लार्ज मिड कैप वैसा नहीं है। बट मैं अग्री करता हूँ, पोर्टफोलियो का बायस थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा हुआ है। बिल्कुल टाइप फीलिंग आ रही है। ये सब बातें होती थी वहां पे, आज रिपीट हो रही हैं, और ऊपर से गुरमीत के पीछे बैठे हैं चतुर्मोता साहब। गुरमीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पूरा गुरुकुल